हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं स्वर, मतलब हिंदी में स्वर कितने होते हैं, मतलब उनका परंपरागत रूप से कितनी संख्या होती है, उच्चारण की दृष्टि से कितनी होती है, मूल स्वर कितने होते हैं। और कल का अगर वीडियो आपने नहीं वॉच किया है तो आप उसको भी देख लें, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, और बेसिक जो भाषा क्या होती है हिंदी की, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस की थी कल। काफ़ी ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा अगर आप उसको वॉच कर लेंगे तो डियर फ्रेंड्स, आज हम हमारा वीडियो शुरू करने वाले हैं स्वर के ऊपर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, कहाँ से कैसे उच्चारित किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन देखेंगे स्वर की। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं और बिना किसी की हेल्प के बोले व लिखे जाते हैं। मतलब जो स्वर होते हैं उनको किसी भी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है कि जैसे अगर आ लिख रहे हैं अपन तो आ के साथ कोई और भी वर्ण काउंट मतलब जोड़ कर लिखना पड़ेगा। आ ओनली खुद ही स्वतंत्र होता है। और जो व्यंजन होते हैं उनको ज़रूर ये स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है कि स्वरों को किसी की हेल्प, मतलब बिना किसी की हेल्प के बोले व लिखे जाते हैं स्वर। ओके। और स्वरों की जो संख्या है यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हैं। ये 13 मैंने टोटल जो स्वर हैं हिंदी में सारे लिखे हुए हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे कि स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इनको मैं आपको एक हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो ये टोटल 13 स्वर हैं और कौन कौन से हैं वो भी आप देख लो कि आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम अहा। ओके। अगर थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड किया जाए तो परंपरागत रूप से स्वर संख्या 13 है, उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं, मूलतः या सामान्यतः स्वर होते हैं 11। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी सारे एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 13। ओके। अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो टोटल 10 स्वर होते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मूल स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो इनकी संख्या है 11। इसको आप याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं हिंदी में, तो अयोगवाह 2 होते हैं, अम और आहा। ऊपर आपको जो डॉट दिख रहा है इसको हम शीर्ष बिंदु कहेंगे और साइड में आपको जो 2 डॉट दिख रहे हैं आ के पास में, इसको हम पार्श्व बिंदु कहते हैं। तो मैंने काफ़ी क्लियरली इसको नोट किया है, तो आप देख पाएंगे। और अयोगवाह जो होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, बट ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अयोगवाह जो है वो स्वर होते हैं कि व्यंजन होते हैं, या फिर दोनों ही होते हैं या फिर दोनों ही नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा कि जो अयोगवाह है वो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, तो 4th वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। अनुस्वार की बात करें तो ऊपर जो डॉट लग रहा है उसको हम अनुस्वार में काउंट करेंगे। अनुनासिक की बात करें तो चंद्रबिंदु जो साइन बनता है चंद्रबिंदु वाला, उसको हम अनुनासिक कहेंगे। और अर्धचंद्र बिंदु में, मतलब अनुनासिक में जो डॉट बन रहा था ऊपर, उसको हटा देंगे तो अर्धचंद्र बिंदु का सिंबल बन जाएगा। और यहाँ पे इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अर्धचंद्र बिंदु वाले, जैसे कि हॉस्पिटल, ओ, इस टाइप से। और अगर अनुस्वार का एग्जाम्पल बोलूँ तो जैसे कि अंगूर हो गया, और जैसे लंगूर, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। और अनुनासिक में जैसे कि चांद का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ थोड़ा सा, देखो चांद अगर लिखते हैं अपन तो यहाँ पे क्या चंद्रबिंदु लगता है, जिसको हम अनुनासिक बोलते हैं। तो ये वाला जो साइन है ये अनुनासिक का साइन है, और इसको अगर हम हटा देंगे, इरेज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धचंद्र बिंदु हो जाएगा। ओके। अब अरबी फारसी में जो यूज़ होते हैं नुक्ता वाले वर्ण या फिर तल बिंदु जिनको हम कहते हैं, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 6 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आ, का, ख, गा, जा, फा। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में कि तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण कौन से कहलाते हैं, तो ये अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए इनमें से कोई एक भी, तो वो नुक्ता बिंदु वाले वर्ण कहलाएंगे। ओके।
अब हम देख लेते हैं स्वरों का क्लासिफिकेशन, मतलब स्वरों का वर्गीकरण, मतलब किस आधार पे कितने स्वर होते हैं, कहाँ से कैसे उच्चारित किए जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को 3 नामों से जाना जाता है। 3 नाम कौन कौन से ह्रस्व स्वर के? तो एक तो ह्रस्व स्वर, एक लघु स्वर और एक मूल स्वर। यहाँ पे तीनों ही लिखे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या फिर आप बोल सकते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। छंद शास्त्र में एक की गिनती में रखा जाता है इनको, और होते कितने हैं? तो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। ये जो डाउट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि री को डाउट में मैंने रखा था, लेकिन ये अब क्लियर हो चुका है, तो इधर कोई भी डाउट नहीं है। ये चारों जो है ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें दीर्घ स्वर की। तो इनके उच्चारण में ह्रस्व लघु स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में, और इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो जहाँ तक इनकी संख्या 8 होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 से 3 ही लिखे हैं। आ, ई, उ, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ दीर्घ स्वर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। प्लुत स्वर की बात करें तो उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी अगर आपने रामायण देखी होगी, या फिर कोई जो सीरियल आते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय भी अपन बोलते हैं, हे राम ए लड़के, तो इस टाइप से जब हम इनको बोलते हैं तो थोड़ा सा जैसे राम, ओम, इस टाइप से बोलेंगे तो थोड़ा सा जो उच्चारण है थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये प्लुत स्वर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। और इनका साइन कौन सा है? प्लुत स्वर को पहचानने का साइन 2 साइन है, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। एक तो 3 वाला है इस टाइप से, और एक एस वाला है। इसको 2 मात्रा का साइन भी कहते हैं, एस वाले को। ओके, तो यहाँ पे इन्हें संस्कृत से लिया गया है, मतलब जो प्लुत स्वर है इनको कहाँ से लिया गया है? तो संस्कृत से लिया गया है, और इनका बोलने में प्रयोग होता है, लिखते समय इनका यूज़ नहीं होता है, और 2 तरह के संकेतों से इन्हें प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर और लघु स्वर को मिलाकर संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है, और इन्हें भी उच्चारित करते समय दीर्घ स्वर जितना समय लगता है। मतलब जैसे जो संयुक्त स्वर है ना, इनको कितना समय लगता है? तो दीर्घ स्वर में जैसे 2 मात्रा का समय लग रहा था, तो संयुक्त स्वर में भी 2 मात्रा का समय लगेगा। और संयुक्त तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दीर्घ प्लस लघु का जो मेल है, उनसे मिलकर संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। ओके, और संयुक्त स्वर भी आप देख लो एक बार कि ए, आई, ओ, औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो ए, आई, ओ, औ का आपको फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा कि किन 2 वर्णों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। तो ए का निर्माण हुआ है आ प्लस ई से मिलकर, आई का निर्माण हुआ है आ प्लस ए से मिलकर, ओ का निर्माण हुआ है आ प्लस ऊ से मिलकर, और औ का निर्माण हुआ है आ प्लस ओ से मिलकर। और छोटा सा मैंने री का भी यहाँ पे साइड में डिफाइन किया हुआ है, तो इसको भी आप देख पाएंगे यहाँ पे री वाली चीज़। तो री का निर्माण हुआ है रा प्लस ई से। रा कौन सा? छोटा रा, या फिर हाफ रा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप इनको याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं कि ए किन 2 वर्णों से मिलकर बना है, आई किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जाति के आधार पर। अभी हमने देखे थे उच्चारण के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर, अब हम बात करने वाले हैं जाति के आधार पर। तो ये काफ़ी इजी है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर मतलब जो सेम दिखते हैं वो सजातीय स्वरों में आ जाएंगे, और जो थोड़े से अलग दिखते हैं, मतलब मैच नहीं करते हैं, वो विजातीय स्वर में आ जाएंगे। तो छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ये सजातीय स्वर।
विजातीय स्वर जैसे आ के साथ ई आ गया, बड़े आ के साथ ऊ आ गया, तो ये विजातीय, मतलब इनकी जाति सेम नहीं है, तो ये विजातीय स्वर में काउंट किए जाएंगे। अब जीव या फिर जीवा के आधार पे बात करें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। अग्र स्वरों में बात करें तो ई, ए, आई ये अग्र स्वर होंगे। मध्य स्वर में बात करें तो आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य स्वर, इसको तो आप याद रख ही लेना, याद कर नहीं लेना, याद रख ही लेना। मतलब मध्य स्वर क्या कहलाता है, तो जो छोटा वाला आ होता है ना, वो मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ, ओ, ये पश्च स्वर कहलाएंगे। और ओष्ठ उच्चारण के आधार पर बात करें हम तो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, आवृत्ताकार, या फिर हम इसको वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी कहेंगे। जैसे मैं बात करूं वृत्ताकार क्या होते हैं, तो जैसे हम कोई शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुंह है या फिर हम ओठ है, स्पेशली जो ओठ होते हैं उनका शेप साइज किस टाइप का बनेगा, तो वो वृत्ताकार। जिसमें शेप साइज नहीं बनता है वो आवृत्ताकार। तो अगर आप ओरली बोल कर देख लेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और अगर आप ऐसे ही लिख कर याद रख सकते हैं बोल कर, तो दोनों ही टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? उ, ओ, औ, ये क्या है? वृत्ताकार है। आवृत्ताकार कौन से हैं? आ, ई, ए, आई, ये आवृत्ताकार स्वरों में काउंट हो जाएंगे। ओके। मुख द्वार की बात करें या फिर मुख विवर खुलने के आधार पे ये 4 टाइप के होते हैं, ओपन, हाफ ओपन और हाफ क्लोज, क्लोज। मैंने हिंदी में भी लिखा है इनको, इंग्लिश में भी लिखा है कि विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत, संवृत। तो इनको भी आप देख पाएंगे, छोटा मैंने आपको लिखा हुआ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो विव्रत स्वर कहलाएंगे। या फिर अगर आप इंग्लिश में इसको याद रख पाएँ कि ओपन स्वर कौन से होते हैं, तो बड़ा आ ओपन स्वर में काउंट होगा क्योंकि इसमें मुख द्वार पूरा खुलता है। ओके। हाफ ओपन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुख द्वार इसमें आधा खुलता है। ए, आई, ओ, ये क्या है? अर्धविव्रत या हाफ ओपन। क्लोज की बात करें, हाफ क्लोज की बात करें तो हाफ क्लोज में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ये हाफ क्लोज वाले अर्ध संवृत वाले वर्ण रहेंगे। ए, ओ, संवृत में आएगा ई, ऊ, मीन्स पूरा क्लोज, जिसमें हमारा जो मुख द्वार है वो लगभग बंद रहता है। अब हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे बात करें तो भी 2 टाइप के होते हैं, अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। और निरनुनासिक स्वरों को हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो जैसे चंद्र बिंदु वाले वर्ण आ जाएंगे, जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ओ, ई, जैसे नदियाँ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इनके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, तो वो अनुनासिक हो जाएंगे। निरनुनासिक क्या होते हैं? जिसमें ओनली हवा उच्चारण करते समय हवा मुंह से निकलती है, तो वो हो जाएगा निरनुनासिक या फिर मौखिक स्वर। घोषत्व के आधार पे देखिए, घोषत्व के आधार पे वैसे तो 2 टाइप होते हैं, एक तो सघोष, एक अघोष। लेकिन जो हमारे स्वर हैं ना, सारे स्वर वो सभी सघोष ध्वनियों में काउंट किए जाते हैं। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। मीन्स हमारे जो स्वर तंत्रियाँ होती है ना हमारे गले के पास में, तो वहाँ से जो वाइब्रेशन होता है जिन शब्दों के उच्चारण में, वो क्या होते हैं? सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो सभी जो स्वर है ना 11 या 13 वो सभी सघोष कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अब वर्णों के उच्चारण के स्थान, मतलब उच्चारण स्थान कौन से वर्ण का क्या है, कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन से, मूर्धा से कौन से, तो वो सारी कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक जिसमें भी, जिन एग्ज़ाम्स में भी हिंदी पूछी जाती है उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है यहाँ से। तो अगर आप इसको याद रख पाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कंठ से, तो का से अगर आप याद रखें कंठ से, तो का से लेके णा तक, मतलब 5 जो वर्ण रहेंगे ना यहाँ तक, जैसे का, खा, गा, घा, या फिर णा भी इसको बोलेंगे, तो इसमें हा भी काउंट होता है, विसर्ग भी काउंट होता है,
इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप याद रख पाए तो मैं आपको फॉर्मूला लिख कर दिखा देती हूँ। वैसे वो संस्कृत का फॉर्मूला है लेकिन हिंदी में भी काम आ जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे कंठ का फॉर्मूला है अक्कुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये फॉर्मूला है, उसका सूत्र है, मतलब कंठ का, जो कि संस्कृत का है लेकिन मैंने हिंदी में भी इसको यूज़ किया है। तो इससे समझ में आ जाता है कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ मैंने किस टाइप से याद किया है इसको। तो जैसे आ, इसमें कंठ से आ बोला जाएगा। का के जितने भी वर्ण हैं का वाली लाइन के, का, खा, गा, घा, ण, और हा भी कंठ से उच्चारित होगा। और विसर्ग, मतलब जो विसर्ग होता है ना 2 डॉट वाला, ये भी कंठ से उच्चारित होता है। और इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तालु की, तो तालु का भी फॉर्मूला है इचु यशा नाम तालु यह। मूर्धा का भी है। इस टाइप से मैंने काफ़ी सारे सूत्र याद रखे थे संस्कृत के, जो यहाँ पे भी काम आए हैं मुझे। तो मैंने तो उन फॉर्मूले से याद रख लिया है, बाकी आप चाहें तो एक बार इनको लिख कर देख लेंगे या फिर वैसे याद कर लेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। तो कंठ के आधार पे हैं का से लेकर ड़ा तक, तालु में है चा, छा, जा, झा, या, मूर्धा में है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, दंत में ता, था, दा, धा, ना, ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, नासिक के वाले अंग, अणा, मतलब जो लास्ट वाले ये जो वर्ण देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये वाले जो वर्ण देख रहे हैं ना, ये नासिक के में ये सारे वर्ण आ जाएंगे लास्ट वाले, पंचमाक्षर भी इनको हम बोलते हैं। तो ये सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे नासिक के वाले में। दंतमूल रा और ला, दंतोष्ठ बा, फा, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी कैटेगरी मैंने डिफाइन की है, तो इनको भी आप देख लें एक बार। ओके, कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से जो उच्चारित किए जाते हैं वो वर्ण है ओ, औ और ओ। कंठ तालु मतलब कंठ से और तालु दोनों से जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो है ए और आई। वत्स मतलब मसूड़ा होता है, वत्स से मतलब मसूड़े से टच होकर कौन से वर्ण, तो ये तो मतलब ऐसे ही मैंने लिख लिया था, कहीं पे मुझे देखने को मिल गया था। बाकी ये ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको बस ऐसे ही देख लें, क्योंकि ये पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे इसलिए। और डियर फ्रेंड्स, आज तो हमारी जो स्वरों के ऊपर वीडियो थी उनका क्लासिफिकेशन, कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, इनके ऊपर मैंने जो है डिस्कशन किया है। कल का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो व्यंजन के ऊपर रहेगा। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वगैरह हम देख लेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्ज़ाम में ये चीज़ें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं मुझे। ओके, और अगर एक चीज़ और, अगर इनके लिए अगर आपको फार्मूला चाहिए या तो आप संस्कृत बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद ही होंगे, और अगर नहीं है तो इनके लिए अगर आपको याद नहीं हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा ट्रिक टाइप का वीडियो या फिर वो सूत्र जो हैं एक शॉर्ट वीडियो आपको दे दूँगी, तो आप उससे याद रख पाएंगे इनको। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये थे मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो कि डेली मेरी हिंदी की सीरीज़ चलेगी, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।